आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को नेकलेस रोड पर एक खास मूसी प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। इस सेंटर में मूसी नदी के कायाकल्प और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत योजनाबद्ध विजन विकास कार्य, सौंदर्यीकरण की पहलों और प्रस्तावित नाइट इकोनॉमी गतिविधियों को दिखाया जाएगा। MCRHRD इंस्टीट्यूट के बोधि पवेलियन में हुई एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सेंटर आम लोगों के लिए खुला रहेगा और नागरिकों के लिए प्रोजेक्ट को समझने और अपनी राय व सुझाव देने का एक मंच बनेगा। इस समीक्षा में मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले चरण पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। यह चर्चा तब हुई जब रक्षा मंत्रालय ने मूसी नदी के कायाकल्प की बड़ी पहल के तहत प्रस्तावित गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए 83 एकड़ रक्षा भूमि के ट्रांसफर की मंजूरी दे दी। रेवंत रेड्डी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रोजेक्ट के लिए तय की गई जमीन पर मौजूदा रक्षा विभाग के स्ट्रक्चर, यूटिलिटी और सुविधाओं को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मूसी नदी के किनारे रहने वाले परिवारों को बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन्हें 2 बेडरूम वाले घर दिए जाए। उन्होंने कहा कि जो जमीन मालिक अपनी जमीन देने को तैयार है उन्हें या तो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी TDR या फिर नगद मुआवजा दिया जाना चाहिए। BRS पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव के बयान पर कांग्रेस विधायक T राममोहन रेड्डी ने कहा कि कल BRS विधायक और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष KTR मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पारगी निर्वाचन क्षेत्र में आवास, सिंचाई और कई अन्य योजनाएं लागू नहीं की जा रही हैं। हालांकि BRS पार्टी अपने कार्यकाल के दौरान अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही। उन्होंने उस समय कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में किए गए पोस्ट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी यह दावा करती रही है कि भारत ने अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन उनके अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा है, जो दोमुहापन है। एक तरफ तो वे ट्रंप या अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ तेलंगाना में जहां उनकी सरकार है वे एक सड़क का नाम ट्रंप के नाम पर रखते हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार देश को औपनिवेशिक सोच से मुक्त करने के लिए सड़कों का नाम बदल रही है, जैसे औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड और तुगलक रोड का नाम बदलकर विवेकानंद रोड करना। बीजेपी औपनिवेशिक सोच से मुक्ति का समर्थन करती है, जबकि कांग्रेस औपनिवेशिक सोच को बढ़ावा दिखाती है। तेलंगाना सरकार ने राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायतों तक कल्याणकारी और विकास परियोजनाओं के लागू होने पर नजर रखने के लिए पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग में एक प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट यानी PMU और रियल टाइम डैशबोर्ड बनाने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री सीतक्का के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल का मकसद प्रमुख कार्यक्रमों की निगरानी को मजबूत करना और उन क्षेत्रों में समय पर कार्रवाई करना है जो काम में देरी हो रही है। तेलंगाना में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के तहत बांटे जा रहे इन्यूमरेशन फॉर्म को शुक्रवार को कुमारम भीम आसिफाबाद जिले के कई गांवों के लोगों ने लेने से इंकार कर दिया। उन्होंने मांग की कि इस प्रक्रिया में शामिल होने से पहले राज्य के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाया जाए। तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर पर बसे गाँवों में SIR प्रोसेस रुक गया है। इसकी वजह आसिफाबाद और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के निवासियों के बीच इस बात को लेकर हुआ विवाद है कि केरामेरी मंडल के गाँवों पर किस राज्य का कंट्रोल होगा। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि आसिफाबाद और चंद्रपुर दोनों जिलों के कलेक्टर दखल दे और पहले इस मामले को सुलझाएं। हालांकि अंतापुर और भोलापाथर पंचायतों के निवासियों ने गिनती वाले फॉर्म स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन परंधोली, मुकारागुड्डा, कोटा, लेंडीगुड्डा, शंकरलोधी, परंधोली, झांडा और महाराजगुड्डा के वोटरों ने इसमें हिस्से लेने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। बूथ लेवल ऑफिसर और उनके सुपरवाइजर इन गांवों के निवासियों से बार बार सहयोग करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
आज हाइड्रा के अतिक्रमण हटाने के एक बड़े अभियान के तहत मेडचल मल्काजगिरी जिले के बालानगर मंडल में ओल्ड बोवेनपल्ली के पास हसमतपेट में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई और लगभग 10 एकड़ सरकारी जमीन वापस हासिल की। अधिकारियों ने वापस ली गई जमीन के बाजार कीमत लगभग 750 करोड़ रुपए की आंकी है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार हसमतपेट में सर्वे नंबर 1 में कुल 108 एकड़ सरकारी जमीन है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 98 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और कब्जे वाली जमीन पर घर और रिहायशी इमारतें बना ली गई हैं। वहीं आज ऑपरेशन के दौरान हाइड्रा के अधिकारियों ने पहले से बसे हुए रिहायशी इलाके को छेड़ने से परहेज किया है और सिर्फ उन बाकी 10 एकड़ जमीन पर ध्यान दिया जिन पर हाल ही में कब्जा किया गया था। यह अभियान रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा किए गए निर्देशों और डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर चलाया गया है। यह ऑपरेशन रेवेन्यू अधिकारियों की मौजूदगी और कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया ताकि खाली कराने की प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह द्वारा दायर मानहानि के मामले में राहुल गांधी के खेद जताने पर बीजेपी नेता और वकील करुणा सागर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी ने अपने बेबुनियाद बयानों और आरोपों के लिए कई बार कोर्ट में माफी मांगी है। उन्होंने 14 नवंबर 2019 को चौकीदार चोर है वाले बयान और 10 मार्च 2020 को राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। ने माफी मांगना अपना राजनीतिक आदत बना ली है। पहले वो रिफ्लेक्स कमेंट करते हैं, बाद में जब सच बाहर आए तो अपॉलॉजीज और बोल के आगे चले जाते हैं। 14 नवंबर 2019 में चौकीदार चोर है टिप्पणी के लेकर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में 3 पन्नों का बिना शर्त माफ़ीनामा दर्ज किया है। 10 मार्च 2020 में राफेल के कमेंट पे सुप्रीम कोर्ट में और एक बार माफ़ी मांगी है और कल मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में कार्तिकेय सिंह चौहान के डिफेमेशन केस में भी माफ़ी मांगा है। यह राहुल गांधी की राजनीतिक का पैटर्न है, पहले आरोप करना फिर माफ़ी। 56 इयर्स का राहुल गांधी जो कांग्रेस का युवा नेता है, वो पहले सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना है, बल्कि देश को क्या करना है ये बताने के बगैर। लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी और कैरेक्टर और फैक्ट्स के ऊपर है और माफ़ी मांगना, आरोप करना, माफ़ी मांगना तो लीडरशिप का क्वालिटी नहीं है। तेलंगाना में चल रहे SIR को लेकर कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद अनिल कुमार यादव ने कहा कि हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी सरकार बनी है वो वोटों की खुली चोरी का नतीजा है। वे वोट चुरा कर सत्ता में आए हैं। यहाँ तक कि जी किशन रेड्डी भी इन्हीं चुराए गए वोटों की वजह से सांसद बने हैं। हम बड़े दावे के साथ बता सकते हैं कि जिस तरह से आज बीजेपी सरकार बनी है, खास करके पूरे अर्बन सिटीज के अंदर, पूरे अर्बन एरियाज के अंदर बीजेपी ने सीधा सीधा वोट चोरी करके आज वो लोग सरकार बनाए हैं। और इसी तरह सिकंदराबाद पार्लियामेंट भी, चाहे सिकंदराबाद हो, मल्काजगिरी हो, चेवल्ला हो, इस तरह के पार्लियामेंट भी ये लोगों ने वोट चोरी करके ही आज सरकार में है। और किशन रेड्डी भी आज अगर पार्लियामेंट मेंबर है सिकंदराबाद से, वो भी वोट चोरी के वजह से ही आज पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इसका लोगों में एक अवेयरनेस आ चुका है किस तरह से बीजेपी की जो प्लानिंग है वोट चोरी के नाम के SIR को लेके क्या प्लानिंग हो रहा है, सब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ चुका है। मैं सभी SIR को लेके मैं सभी तेलंगाना के सभी वासियों को मैं अपील करना चाहता हूं कि जो है वोट आपका डेमोक्रेटिक राइट है, वोट आपका हक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको एक वोट दिया है, वो वोट आपका हक है। और बीजेपी चाहते हैं ये वोट आपसे चोरी करने के प्रयास कर रहे हैं। तो तभी आप सबसे अपील करता हूं कि जो भी BLO और BLA आपके पास आ रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेट करिए, आपका वोट प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि जब आपके पास वोट रहेगा आपके पास एक हक रहेगा कि आपका जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे आपका पॉलिटिकल राइट हो, उसमें आप सबका हक आपके बने रहे। धन्यवाद। राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि अब प्रधानमंत्री की आवाज कहां है, अब योगी आदित्यनाथ की आवाज कहां है। उन्होंने कहा था कि भगवान राम के भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। क्या इसमें कांग्रेस या समाजवादी पार्टी शामिल थी? आप लोगों की आस्था की रक्षा करने में नाकाम रहे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के नाम पर लूट की है। ये वही लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं।
कांग्रेस महासचिव और वायनाड के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अयोध्या राम मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी पर सवाल उठाए हैं और 31 जनवरी 2026 को निष्पक्ष जांच तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी गड़बड़ियां सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारी ही कर रहे हैं और उच्च स्तर के लोगों की मिलीभगत की ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा कि यह सवाल भी अहम है कि क्या सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारी अपने दम पर सीसीटीवी कैमरे बंद कर सकते हैं और हजारों करोड़ रुपए के चढ़ावे में हेराफेरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी देते हुए निष्पक्ष जांच और इसमें सभी शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती करने के बजाय पारदर्शी जांच होनी चाहिए और चोरी की इस घटना में जो भी शामिल है उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। मंदिर के धार्मिक महत्व पर जोर देते हुए प्रियंका गांधी ने इस कथित अपराध को बेहद परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सत्य और धर्म का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ धोखाधड़ी से की गई चोरी और लूट की घटना ने पूरे देश को स्तंभ कर दिया है। पीएम मोदी पर शर्मिष्ठा मुखर्जी के लेख पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये कैसे बेमतलब के मुद्दे हैं। नेट परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, किसान रो रहे हैं, युवा सड़कों पर हैं, लेकिन वह 2014 के बारे में सोच रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने समय तक पीएम रहा। मायने यह रखता है कि पीएम बनने के बाद उस व्यक्ति ने क्या किया। अरे क्या अप्रासंगिक बातें कर रहे हैं। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, किसान रो रहे हैं, नौजवान सड़कों पर हैं। इन्हें सूझ रही है साहब 2014 में प्रधानमंत्री ये थे, फलाना ढिमका। कितने साल से कौन प्रधानमंत्री ये मायने नहीं रखता। उस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या किया ये मायने रखता है। पीपल आर नॉट जज्ड बाय द ईयर्स यू पुट इन सर्विस, व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड। नीट, आत्महत्याएं बच्चों की, किसानों की आत्महत्याएं। जब इतिहास इनको जज करेगा, इनके तमाम समर्थकों को जज करेगा, तो इन सबका नाम भी उसी फेहरिस्त में आएगा जिन्होंने आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिए, जमीर को सुला दिया। कहने दीजिए ना जिसको जो कहना है। जो दिख रहा है वो तो आप सबको दिख ही रहा है ना। फलाने ने क्या कहा, ढिमका ने क्या कहा, मायने रखता है। कितने बच्चों की सुसाइड हुई नीट में? जिन्होंने ये कहा उनको दिखाइए लिस्ट जरा। क्या हो रहा है देश में आज? क्या फॉरेन पॉलिसी है देश की? क्या इकोनॉमिक पॉलिसी है देश की? क्या पेट्रोल डीजल की हालत है? क्या महिला सुरक्षा की हालत है? इससे जज किया जाएगा। कितने साल, कितने चुनाव, ये सब क्या मायने रखता है? इनको सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना है मोदी जी को। कभी वॉशिंगटन डीसी का रिकॉर्ड तोड़ लेंगे, कभी निक्सन का रिकॉर्ड तोड़ लेंगे। अरे साहब देश में क्या कर रहे हो? कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर मोदी सरकार के स्टैंड को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की जून 2026 की रिपोर्ट बताती है कि इजरायल गाजा में फलस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करने के इरादे से बच्चों को निशाना बना रहा है। इतनी गंभीर रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी सरकार चुप है। सोनिया गांधी ने लिखा कि इस आयोग की अगुवाई अब भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधरन कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में जारी 94 पन्नों की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इजरायल की कार्रवाई का मकसद गाजा में फलस्तीनियों के अस्तित्व को खत्म करना है और इसके लिए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाजा को लेकर भारत की मौजूदा नीति विदेश नीति सवाल खड़े करती है। सोनिया गांधी ने आर्टिकल में लिखा है कि गाजा में जारी संघर्ष ने भारी तबाही मचाई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि गाजा में हालात बेहद गंभीर है और बड़ी संख्या में आम नागरिक इसकी कीमत चुका रहे हैं। उनके अनुसार 20,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है और 44,000 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। इनमें से कई बच्चे पूरी जिंदगी के लिए विकलांग या गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बच्चों को निशाना बनाना कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।